साथ, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी जगमोहन मीना की नामांकन सभा को लेकर बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर नामांकन सभा में पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद सभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच सीधी तस्वीरें दौसा से आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने सीएम भजनलाल शर्मा का साफा पहना करके गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया इस सभा में, और सीएम के साथ में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी मंच पर, साथ ही साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मंच पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मौजूदगी, मुख्यमंत्री के यहां पर पहुंचने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आज लगातार नामांकन का दौर चल रहा है और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री दौसा पहुंचे हैं। माता की आवाज नहीं आई आपकी सबकी। देखिए, पहले देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, उनकी नामांकन सभा है, इसमें सीएम शिरकत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देवली उनियारा से। राजेंद्र गुर्जर की नामांकन सभा में शिरकत करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, हम सबके लोकप्रिय। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच खबर, बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया है और आज कुल मिलाकर के 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं, जिनमें बीजेपी के 4, 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है, कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो उपचुनाव के दंगल को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है और आज दिन भर लगातार हमने देखा कि नामांकन का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है और इसी बीच खबर ये कि कुल मिलाकर के 8 प्रत्याशी आज अलग अलग जगहों से नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 4 बीजेपी के, 2 निर्दलीय और 2 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किया है। तो देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें। राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी देवली उनियारा टोंक से जहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे और नामांकन सभा में सीएम शिरकत कर रहे हैं। उनके नीचे झुंझुनू की तस्वीर, जहां पर ओला परिवार के अमित ओला कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार बनाए गए, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो रामगढ़ की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, आर्यन जुबेर खान, और उनकी नामांकन दाखिल करने के समय में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, साथ ही साथ भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। रामगढ़ से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके ठीक नीचे की जो तस्वीर है वो झुंझुनू की तस्वीर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा ने नामांकन दाखिल किया है। तो आज लगातार नामांकन का सिलसिला, अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और नामांकन दाखिल करने अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं, जिसमें देवली उनियारा से लेकर रामगढ़, झुंझुनू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज हमने सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी विधायकों के साथ आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और इस झुंझुनू के उपचुनाव में, और जिस प्रकार हम जनरल इलेक्शन में जीते थे, इसी प्रकार हम उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी दोबारा विजयी होगी। नामांकन भर दिया है और झुंझुनू जिले ने लंबे टाइम तक भाजपा और कांग्रेस के लोगों को मौका दिया। भाजपा की अब की बार प्रदेश में 5वीं बार सरकार है, 5वीं बार, और दिल्ली में हमारी भाजपा की 4थी बार सरकार है। हमारे झुंझुनू को बजट में हर बार अनदेखी की, और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जिले का बंटा ढार कर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई, यहाँ पर आज भी पुलिया घोषणा पर घोषणा होते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी लंबे टाइम तक एक परिवार का यहाँ शासन रहा और एक परिवार, एक ही जाति का शासन रहा। 70 साल में आप लोगों ने इनका मौका दिया, एक बार मुझे दीजिए मौका, मैं हमारे जिले की, हमारे झुंझुनू विधानसभा की कायाकल्प कर देंगे। आज सभी हमारे भाई साहब दामोदर जी के नेतृत्व में हमने आज नामांकन दाखिल किया है, कार्यकर्ताएं सभी, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे और आज से ही कार्यक्रम शुरू हमारे जो आम जन तक
हमारी जो सरकार की योजना है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सब बताएंगे। किस प्रकार मोदी जी की जो हमारी केंद्र की योजना है, राजस्थान की योजना है, आमजन के लिए हम वहाँ किस प्रकार अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे, इसके लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, भाई सबको अवगत कराना। तो वहीं प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है और आज दौसा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने अपना नामांकन भरा है। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कहा कि दौसा सीट से निश्चित रूप से बीजेपी की जीत होगी। ऐसे ही जगमोहन मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया, हमारे साथ है। सर, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया, चुनाव मैदान में जा रहे हो, क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो, किस प्रकार? मुद्दे मैंने बताया ना आपको, पानी का मुद्दा होगा, ERCP आ रही है, विकास का मुद्दा होगा, निवेश आ रहा है, कारखाने खोले जाएंगे। जहाँ तक शिक्षा का विषय है, यहाँ पर बड़े एजुकेशन हब बनाने का मेरे मन में है कि मैं अगर निर्वाचित हुआ तो अपनी सारी एनर्जी उधर लगाऊंगा, ताकि जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं जिनके घर में माँ बाप बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ उनको एजुकेशन की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तक उपलब्ध कराई जाए, उनको रहने की भी व्यवस्था हॉस्टल की जाए, ताकि हमारा युवा आगे बढ़ सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सके, उसको रोजगार मुहैया हो सके। तो वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी विभिन्न विधानसभा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में अशोक परनामी ने सभी 7 सीटों पर उपचुनाव में जीत का दावा किया। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी साहब हैं। सर, टिकट वितरण दोनों ही राजनीतिक दलों ने कर दिए। अब किस प्रकार का एक पूरा मुकाबला है राजस्थान को, किस प्रकार 10 महीने का कार्यकाल बीजेपी सरकार को हो गया है, क्या मानते हो आप? देखिए, जो 10 महीने का कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी कर रहे हैं, पिछले 10 महीने में आपने देखा होगा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन राजस्थान के विकास की नई गाथा ना लिखी गई है। चाहे वो ERCP ले लीजिए, चाहे वो यमुना जल समझौता ले लीजिए, चाहे वो जो पेपर लीक का जो मामला था, दोषियों को कटघरे में खड़े करने की बात ले लीजिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। और जब आचार संहिता लगने के बावजूद भी 10 महीनों की यदि आप उपलब्धियां देखेंगे भजन जी की, मुख्यमंत्री जी की, तो वो अपने आप में एक इतिहास है। और राजस्थान प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की साथ सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो 7 जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो जिताएंगे, जिससे कि विकास की एक श्रृंखला बन जाए। और जो दौसा विधानसभा है, पिछले 10 वर्षों से विकास के लिए महरूम है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। पानी को लाने का काम किया तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने पानी लाने का काम किया, ERCP योजना को लाने का काम किया। यदि कांग्रेस की सरकार चाहती तो पिछले 5 वर्षों में ERCP की योजना को धरातल पर उतार सकती थी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने और ऐसे में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। जिन 7 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं उनमें 6 चेहरे नए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के दंगल में उतरे कांग्रेस के पहलवान। कांग्रेस ने भी किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 6 नए चेहरों को मौका। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, ये अब साफ हो चुका है। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 6 कैंडिडेट पहली बार सियासी रण में किस्मत आजमाने उतरेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से नए चेहरों को उपचुनाव में मौका दिया है, उसमें साफ साफ उसकी बदली हुई रणनीति की झलक मिल रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया है, जो सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं और पहली बार चुनावी मैदान में हैं।
इसी तरह रामगढ़ से पूर्व विधायक दिवंगत जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को उम्मीदवार बनाया गया है। आर्यन जुबैर भी पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, सलूम्बर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोत को टिकट दिया है। सलूम्बर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रेशमा मीणा ने साल 2018 में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की इस लिस्ट ने चौंकाने का काम किया है। बात अगर दौसा सीट की करें तो यहाँ कांग्रेस ने सामान्य सीट पर SC वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया है। दीनदयाल बैरवा दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। उनकी पत्नी बीना बैरवा लवाड़ पंचायत समिति की प्रधान है और उनके पिता किशन लाल बैरवा भी दौसा के प्रधान रह चुके हैं। पहले तो माननीय मुरारी मीणा साहब का, सचिन बैरवा साहब का और समस्त आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, आपको पता है 9-10 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। मेरे को लगता नहीं इन्होंने कुछ काम किया हो, ज़्यादातर कोई काम किया नहीं। दिल्ली आना, वो जाना, पर्ची भेजना, पर्ची लाना, इनको कोई मंत्रियों का पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। रही बात विकास की बात, देखो गहलोत साहब सरकार ने कितने अच्छे काम करवाए थे, उन हमारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दी। हमारा ये मिशन होगा उपचुनाव के बाद में, हमारी जो योजना है विशेष तौर पे जो मुरारी मीणा साहब ने हमारे ईसरदा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पास करवाया था, उसको इस सरकार बनने के बाद इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम जनता को लेकर, युवाओं को लेकर उपचुनाव के बाद में उस मुद्दे को पुनर्जोर से विधानसभा में उठाएंगे और उसको हम जल्दी ही चालू करवाएंगे। अब अगर इन 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की टक्कर की बात करें तो झुंझुनू सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र भांबू से होगा। रामगढ़ सीट पर दिवंगत जुबैर खान के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबैर का मुकाबला बीजेपी के सुखवंत सिंह से होगा। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा। हालांकि इस सीट पर SC और ST उम्मीदवार के बीच मुकाबला होने जा रहा है, जबकि ये सीट जनरल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के कस्तूर चंद्र मीणा बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को टक्कर देंगे। हालांकि 2013 में इस सीट पर राजेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की थी। बात खींवसर सीट की करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी का मुकाबला बीजेपी के रेवंत राम डांगा से होगा। रतन चौधरी डॉक्टर रह चुकी हैं। रतन चौधरी को टिकट मिलते ही बीजेपी नेता उनके पति सभाई सिंह चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस ने लगातार चुनाव हार रहे रघुवीर मीणा का उपचुनाव में टिकट काट दिया है। उनकी जगह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली रेशमा मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी की शांता देवी से होगा। बात अगर 84 विधानसभा सीट की करें तो यहाँ कांग्रेस के महेश रौत का मुकाबला बीजेपी के कारी लाल ननोवा से होगा। महेश रौत वर्तमान में सांसदपुर ग्राम पंचायत के सरपंच है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार दोपहर तक सभी दल नामांकन कर सकते हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के कब्जे वाली हैं, जबकि एक बीजेपी, एक बाप और एक RLP के खाते में थी। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का बड़ा बयान सामने आया है और हरीश मीणा पर कांग्रेस का टिकट बेचने के आरोप सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लगाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उन्होंने कहा कि आज तक केसी मीणा का जिक्र नहीं था, उसको टिकट बेचा गया। नमो नारायण मीणा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट कितने में बेचा ये तो वे खुद ही बता सकते हैं। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि टिकट बेचा गया। जौनपुरिया का ये बड़ा बयान, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का बड़ा आरोप, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि हरीश मीणा पर कांग्रेस का टिकट बेचने का आरोप जौनपुरिया की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब हरीश मीणा ही बताएं कि टिकट के लिए कितने पैसे लिए। पूरी कांग्रेस हरियाणा में पूरा जोर लगाकर आई है, हर जगह रैली करके आए हैं और एक सिंगल वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। पूरी कांग्रेस अभी हरियाणा के अंदर में पूरा जोर लगा के आए, हर जगह रैली करके आए हैं, एक सिंगल वोट भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। आज जहां हम खड़े हैं देवड़ी उनियारा की, मैं आपको सबसे बात बताता हूँ, कोई भी नेता आए जिस बात को आप कह रहे हो
कि सचिन पायलट की बात कर रहे हो। सचिन पायलट भी आए, कोई भी आए, एक सिंगल वोट, जिसे समाज की बात आप कर रहे हो, एक भी सिंगल वोट डाइवर्ट नहीं होगा। मैं आपको बूथ उठा के दिखा दूंगा, अगर एक बूथ पे भी एक वोट चले जाए तो आप बता देना कि इस बूथ पे गई है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जो अभी आपने जिक्र किया था, कल नरेश मीणा ने कहा है कि उस आदमी का आज तक कहीं जिगर भाव नहीं था। अभी जो सुन रहे थे, खुद नमो नारायण जी ने भी उन पर आरोप लगाया है हरीश मीणा जी के ऊपर। अब कितने लिए कितने ने लिए वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, खुद कांग्रेस ही बात को कह रही है कि ये टिकट बेची गई है और उसके लिए हरीश मीणा ने पैसे लिए हैं। अब वो बता दे कितने लिए कितने नहीं लिए, उसे जनता बताएगी। उधर चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें अब तक 4000 करोड़ रुपए के एमओयू के प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, इस तरह की उम्मीद है। दरअसल सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए उद्योगों को बढ़ावा देने और राज्य की जीडीपी अगले 5 साल में दोगुना करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इस मौके पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश और जिले में बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। यहाँ के रोजगार में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सिंगल विंडो के माध्यम से सरकार सुविधाएं दे रही है, इसका लाभ सभी लोगों को मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन चित्तौड़गढ़ में भी किया गया। जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में 4000 करोड़ के एमओयू के प्रस्ताव मिले हैं। करने के लिए आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने देश दुनिया के अनेक देशों में जाकर लोगों को इनवाइट किया और यहाँ स्थानीय लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया, तो उसका एक प्रभाव दिखा कि हर जिले में और पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से यहाँ की इकोनॉमिक में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के विकास में, यहाँ के रोजगार में ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और सरकार ने सिंगल विंडो प्रोग्राम के माध्यम से इन सब लोगों को चाहे रजिस्ट्री में हो, चाहे इंटरेस्ट में हो, बाकी चीज़ों में बहुत बड़ी सुविधाएं दी है। उधर कोटा में डेंगू और स्क्रब टाइफस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। इसे देखते हुए चिकित्सा महकमा भी अलर्ट मोड पर है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, जो लोगों को घर घर जाकर के जागरूक कर रही हैं। कोटा में डेंगू का कहर जारी है। अब तक शहर में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागरूक हो गया है। जहां पानी भरा है, वहां एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा। कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक फिलहाल जिस मौसमी बीमारी ने आतंक फैलाया हुआ है वो है डेंगू और स्क्रब टाइफस। लगातार डेंगू और स्क्रब टाइफस के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। 300 को आंकड़ा जो है वो डेंगू का पार कर गया है। स्क्रब टाइफस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जब हालात धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही चिकित्सा महकमे की तरफ से विशेष टीमें बनवाई गई हैं जो कि अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। उन इलाकों में जाकर के सर्वे कर रही हैं। सर्वे करने के साथ में घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर पानी तो नहीं भरा हुआ है। कोटा में डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर जागरूकता फैलाई जा रही, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। घरों की टंकी से लेकर फ्रिज की ट्रे को चेक किया जा रहा है। पूरे एरिया में, पूरे सुल्तानपुर ब्लॉक में 160 टीमें जो प्रत्येक गांव में लगी हुई है और ऐसे जो एरिया है उसको आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे जो एंटी लार्वा एक्टिविटी है वो करवाई जा रही है। हमारी जो आशाएं एएनएम है सब इसमें लगी हुई है और जो भी डेंगू के लिए प्रयास है वो किए जा रहा है। घरों में जो कूलर, फ्रिज के पीछे वाली जो ट्रे है उसमें लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन उसको हमारी टीमें समझाइश भी कर रही है और आम जन को भी ये चाहिए कि उनकी भी सहभागिता हो इसमें, तभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है।
नर्सिंग स्टूडेंट और एक 18 साल की युवती की मौत के बाद कोटा में लोग डरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता कैंपेन चला रहा। लोगों को घर में पानी जमा न रहने की सलाह दी जा रही। जहां भी पानी जमने की संभावना है उन जगहों को साफ रखने की हिदायत दी जा रही ताकि डेंगू के कहर को कम किया जा सके। तो वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में